स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। सभी क्वेश्चन अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है, इससे संबंधित और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित क्वेश्चन है। तो मतलब न्यू इफोर्ट्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इस चैप्टर है डीएलएड वाले बुक में जो चैप्टर है उससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इसकी व्याख्या है शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन पर कानून केंद्र तथा राज्य दोनों बना सकते हैं। वे विषय आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत जिन पर जो कानून बनाते हैं केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, किंतु केंद्रीय विधि को राज्य विधि पर महत्व प्रदान किया गया है। मतलब यहाँ अगर केंद्र और राज्य दोनों में टकराहट हो वहाँ केंद्र का ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगला है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो बी हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन के बाद से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। फिर अगला है इसका व्याख्या में है 86वें संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में हुआ। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अतः संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21(1) जोड़ा गया। पहले 21 था जिसमें देह एवं प्राण की स्वतंत्रता था, और इसमें 21(a) जोड़ दिया गया जिसके अनुसार राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो क्या है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अतः संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो अभी देखे हैं अनुच्छेद 21(a) में। फिर आगे है भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया, तो धारा 21(a) में जोड़ा गया। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? फिर वही क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है। इसके बाद है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3, यानी एक में धर्म, लिंग और जन्म स्थान को के आधार पर पक्षपात को निषेध किया गया है। अगला है इसका अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, जाति, लिंग या अन्य स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रीयता का उल्लेख नहीं है, अतः विकल्प जो है बी सही होगा। विकल्प बी में था क्या 1, 2 और 3, यानी धर्म, लिंग और जन्म स्थान, राष्ट्रीयता उसमें नहीं है। फिर आगे है इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो अनुच्छेद 30(a) में 1 में कहा गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 30(1) में उल्लेख है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं। फिर अगला है प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या है? तो मिड डे मील प्रारंभ करने का मुख्य कारण है नामांकन संख्या बढ़ाना। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है नामांकन संख्या को बढ़ाना। इसका आंसर सी था। प्राथमिक विद्यालय में 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई मिड डे मील कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई मिड डे मील।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों के पोषण स्तर में वृद्धि करना, छात्रों के पोषण स्तर में वृद्धि करना है, सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने के लिए नामांकन उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान पोषण सहायता देना इत्यादि। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 26 सितंबर 1994 के 26 सितंबर 1994 को। राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को हुई थी। इस प्राधिकरण का कार्य बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को निर्धारित व क्रियान्वित करना है। अगला, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2006 में भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में किया गया था। इसके बाद है यानी इसके व्याख्या में बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम 1929 में पारित किया गया था, जिसे इसके प्रस्तावक हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट कहा जाता है। वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने इसे निरस्त करके बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया। शारदा एक्ट का संबंध में से किससे था? तो बाल विवाह से संबंधित था। इसका सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारूप अक्टूबर 1998 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2001 से शुरू हुआ। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987-88 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से कब? 1987-88 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य की गई थी। इस योजना को वर्ष 1993-94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम माने आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो 2010 से हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित हुआ। यह मौलिक अधिकार के रूप में 16 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वही रिपीट है। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संसद द्वारा पारित किया गया? तो 2009 में पारित किया गया। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह कितना घंटा कार्य करना चाहिए? तो 45 घंटा। वही है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे है, एक सप्ताह में 45 घंटा कार्य करना है स्कूल में। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो अभी देखे हैं 45 घंटा है, यहाँ 45 घंटा था। अगला है एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो है 5 में। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो 2005 में प्रस्तुत की गई। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ की रूपरेखा वर्ष 2005 में एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत की गई, जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है तथा शिक्षक को सुविधादाता की भूमिका में प्रस्तुत करता है। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 जो है करके सीखने यानी कोई भी काम करके सीखने पर बल देता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? यानी एनसीएफ को एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो 2005 में प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क घोषित किया गया? तो 2005 में। एनसीएफ 2005 में। इसके बाद एनसीएफ 2005 बल देता है क्या? अभी देखिए करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है कि करके कोई काम करके सीखने पर।
इसके बाद एनसीएफ 2005 के संबंध में उल्लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। यही आंसर है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्या है? सुविधादाता के रूप में है। इनमें से कौन पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 की मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो ए नहीं है। बाकी है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये नहीं है एनसीएफ 2005 की मार्गदर्शिता में। बाकी है कौन कौन? तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये सभी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, बालकों की मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान करता है एवं बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना इसका मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। भाषा के लिए निहित क्या है? बहुभाषा, उसमें है बहुभाषा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में निहित है कि भाषा में त्रिभाषा के साथ साथ बहुभाषिक प्रवीणता विकसित करने के लिए भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। किस चीज़ से प्राप्त? रचनावाद से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं जो प्रत्येक विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में रचनात्मकता को महत्व दिया गया है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। क्या है? तो इनमें सभी है, यानी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता में कौन कौन है? तो बाल मनोविज्ञान पर बल देना, बालक के व्यक्तित्व का आदर, इसका व्यक्तिगत विभिन्नता या सिद्धांत पर बल देना, ये सभी इनमें से सही हो जाएगा। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में वैचारिक और व्यवहारिक परिवर्तन किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के उपयोग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। बाल मनोविज्ञान पर बल देना, बालकों की विभिन्न अवस्थाओं को महत्व, बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को महत्व, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल तथा शिक्षण विधियों में सुधार आदि। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों को के ओतप्रोत घूमती है? तो सभी विकल्प सही है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों की ओतप्रोत घूमती है? तो ये हो जाएगा पहला शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, फिर दूसरा शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, ये सभी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी, शिक्षक व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या है? तो इसका इन सभी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया है और अध्यापक है। शिक्षार्थी, अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान के तीन मुख्य तत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान के तीन मुख्य तत्व कौन है? तो शिक्षार्थी होता है, अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए तीनों ही तत्व महत्वपूर्ण है तथा किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व व सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व व सर्वांगीण विकास करना तथा उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। यदि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित माना जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो है अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो अंतर्दर्शन है। मनोविज्ञान जब स्वयं के व्यवहार तथा मानसिक गतिविधियों का निरीक्षण करता है तब वह अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। अंतर्दर्शन विधि क्या कहलाती है? तो मनोविज्ञान जब स्वयं के व्यवहार तथा मानसिक गतिविधियों का निरीक्षण करता है तब वह अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है। अगला है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। व्यवहारवादी, इसके बाद खाली डैश है, खाली है, खाली स्थानीय डैश है। तो व्यवहारवादी ने कहा, व्यवहारवादी वाटसन, व्यवहारवादी कौन थे? वाटसन। व्यवहारवादी वाटसन ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो। वाटसन ने क्या कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह बात किसने कहा? तो वाटसन ने कहा। अगला है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन का कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। इसके बाद है, क्षेत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? तो गेस्टाल्टवादियों का। गेस्टाल्टवादियों का है। क्षेत्र सिद्धांत में किस वर्ग का योगदान है? तो है गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। गेस्टाल्टवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कट लेविन ने गणित की तरह मनोविज्ञान में जीव और वातावरण के बीच के संबंधों की व्याख्या करने के लिए सूत्र विकसित करने का प्रयास किया, जिसे लेविन का क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जन्म से। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है कब से? जन्म से किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो है पेस्टोलॉजी को। पेस्टोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो पेस्टोलॉजी को। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अंतर्दर्शन का तात्पर्य क्या है? अंतर्दर्शन का तात्पर्य है, मतलब अंतर्दर्शन का तात्पर्य क्या है? तो अपने में देखना, अपने में देखना, बी आंसर हो जाएगा। अंतर्दर्शन या अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ है अपने अंदर देखना। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था। इस विधि को अंतः अवलोकन अथवा आत्मगत निरीक्षण भी कहा जाता है। अगला है, मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्नलिखित नाम से है। तो है फ्रायड से क्या है? मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध किस नाम से है? तो वह है फ्रायड के नाम से। अगला है, मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने किया था। इस विधि में व्यक्ति के चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ये विधि सामान्य एवं असामान्य प्रक्रियाओं और अचेतन मानसिक क्रियाओं के अध्ययन द्वारा मन के गहन कारणों को खोजने के लिए एक तकनीक विधि है। अगला है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो है वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक वुंट है।
मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट ने वर्ष 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिपजिग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित किया। कहाँ? लिपजिग में। तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के स्थान दिलाया। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद है व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि है प्रयोगात्मक विधि। व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि कौन है? प्रयोगात्मक विधि। इसके बाद प्रयोगात्मक विधि व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी आनुवांशिक विधि है? तो है विकासात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी आनुवांशिक विधि है? तो विकासात्मक जो है आनुवांशिक विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की विकासात्मक विधि को आनुवांशिक विधि भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विकासात्मक विधि को आनुवांशिक विधि भी कहा जाता है। विकासात्मक विधि दीर्घकालीन विधि है जो कि जीवन इतिहास विधि के लगभग समरूप है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर है कि विकासात्मक विधि में मनोवैज्ञानिक स्वयं ही अवलोकन करके सूचना एकत्रित करते हैं, जबकि जीवन इतिहास विधि में आवश्यक सूचना अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद है शैक्षिक विचारधाराएं। कुछ शैक्षिक विचारधाराएं से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, यानी एजुकेशनल थॉट्स, एजुकेशन पर थॉट्स पर कुछ क्वेश्चन है। पहला है किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है? किसने कहा? तो रॉस ने कहा। रॉस ने कहा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। जे.एस. रॉस के अनुसार दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगला है निम्न में से कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आदर्शवादी विचारक रूसो नहीं है। बाकी आदर्शवादी विचारक में प्लेटो आता है, कांट आता है और सुकरात आता है, लेकिन रूसो नहीं है। इसे आदर्शवाद से संबंध कौन है? सुकरात है, स्पिनोजा है, प्लेटो है, फ्रीटसे है, अरस्तु है, हीगल है, अरविंद घोष है, महात्मा गांधी है। ये सब है आदर्शवादी विचारक है। तो अतः प्लेटो, कांट तथा सुकरात आदर्शवादी विचारक है, जबकि रूसो एक प्रकृतिवादी है। रूसो जो है प्रकृतिवादी है। अगला है निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? तो आदर्शवादी डी भी नहीं है। बाकी सुकरात है, उस चार्ट में देखिए सुकरात आदर्शवादी है, प्लेटो है और हीगल है, लेकिन डी भी नहीं है। इसके बाद सुकरात की विचारधारा थी क्या? आदर्शवादी थी। सुकरात की विचारधारा जो थी आदर्शवादी। अभी देखे थे इस चैप्टर यहाँ से सब दिया हुआ है। आदर्शवाद से जुड़ा हुआ कौन कौन है? तो सुकरात है, स्पिनोजा है, प्लेटो है, फ्रीटसे है, अरस्तु है, हीगल है, अरविंद घोष और महात्मा गांधी। ये सब आदर्शवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मानुभूति है। मतलब आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आत्मानुभूति। आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। आदर्शवाद जो है मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का उत्कर्ष एवं आत्मानुभूति की प्राप्ति है। कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? तो है आदर्शवाद। कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? तो आदर्शवाद है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति है। यह अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है। इसके बाद अगला है किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होनी चाहिए? किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम एवं सुंदरम होनी चाहिए? तो यह आदर्शवादी के अनुसार। आगे है आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम एवं सुंदरम होनी चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार शाश्वत मूल्य अर्थ सत्यम शिवम सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श है और शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन्हीं आदर्शों को प्राप्त करने का योग्य बनाना है।
अगला है शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए। विचारधारा किसकी है? तो आदर्शवाद की विचारधारा है। अगला है सत्यम शिवम सुंदरम संबंधित है, फिर वही है आदर्शवाद से संबंधित है। सत्यम शिवम सुंदरम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख भाव है? तो आदर्शवाद का है। शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? तो प्रयोग करना ही नहीं है। शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है तो प्रयोग करना नहीं है। शामिल कौन कौन है? तो प्रश्न पूछना है, व्याख्यान देना है, विचार विमर्श करना, ये सब है। आगे है प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना और विचार विमर्श करना आदि आदर्शवादी विधि में सम्मिलित है, जबकि प्रयोग करना प्रयोजनवाद में सम्मिलित है। इसलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। यह प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है। अगला है आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास करते हैं? तो प्रभावात्मक अनुशासन में विश्वास करते हैं आदर्शवादी। आगे है आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन तथा नियंत्रित स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे, कौन है थे? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे, वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री तथा अत्यंत प्रकृतिवादी थे। अगला निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी था? प्रकृतिवादी कौन था? तो हर्बर्ट स्पेंसर प्रकृतिवादी था। यहाँ है निम्नलिखित में से कौन था जो प्रकृतिवादी था? तो हर्बर्ट स्पेंसर जो था प्रकृतिवादी था। हर्बर्ट स्पेंसर एक प्रकृतिवादी थे जिनके अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना है। निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण कौन नहीं है? तो देखते ऊपर से बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है, ये है। शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता, ये भी है। बालक क्या होगा इस पर विचार न करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है, ये होगा। लेकिन कर नहीं दृष्टिकोण नहीं है तो शिक्षा जीतने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ये नहीं होगा। यानी शिक्षा जीने के लिए तैयार नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ये प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है बल्कि जॉन डीवी का कथन है, जो एक प्रयोजनवादी थे। प्रयोजनवाद दर्शन की एक व्यवहारिक व अद्वितीय शाखा है जिसमें प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद दोनों की मुख्य विशेषताओं का समन्वय किया जाता है। अगला है निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है किसे? प्रकृतिवाद से। निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है प्रकृतिवाद से। निषेधात्मक शिक्षा या नकारात्मक शिक्षा का संबंध प्रकृतिवाद से है, जिसका प्रत्यय रूसो ने दिया था। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की प्रकृति यानी दैवीय स्वभाव की रक्षा करना है। इसके बाद नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया? तो रूसो ने दिया, यह अभी देखे थे। नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया? तो रूसो ने दिया। इसके बाद निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया? तो यह देखे थे रूसो ने नकारात्मक का निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया था। इसके बाद रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति कौन था? तो वही क्रिया द्वारा सीखना, कोई काम करके सीखना। तो वही रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी क्रिया द्वारा सीखना। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? तो जॉन डीवी प्रयोजनवाद के जन्मदाता थे। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? तो जॉन डीवी। प्रयोजनवाद के जन्मदाता जॉन डीवी थे। उन्होंने अर्थ क्रियावाद की उपयोगिता को शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक महत्व प्रदान किया। कुछ दार्शनिक आधुनिक युग को प्रयोजनवाद का युग मानते हैं। प्रयोजनवाद विचारधारा किसकी देन है? तो है जॉन डीवी का है, जॉन डीवी की। प्रयोजनवाद विचारधारा किसकी देन है? तो जॉन डीवी की है। इसके बाद प्रयोजनवाद का जन्म स्थान है, कहाँ है? अमेरिका में। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान अमेरिका में है। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान अमेरिका है। इसका जन्म अमेरिका के लोगों के रहन सहन तथा विचार प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ।
फिर आगे है, प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने किया। प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजनवाद का प्रवर्तक था? तो C.S. पियर्स, C.S. पियर्स। कौन सा प्रयोजनवाद का प्रवर्तक था? C.S. पियर्स, यानी इसका आंसर है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को C.S. पियर्स भी कहते हैं। C.S. पियर्स प्रयोजनवाद के प्रवर्तक थे जिन्होंने प्रयोजनवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला है, प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए, स्व अनुशासन। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए, किस तरह का? स्व अनुशासन होना चाहिए। प्रयोजनवाद विश्वास करता है व्यक्ति और समाज में। प्रयोजनवाद जो है विश्वास किस पर करता है? तो व्यक्ति एवं समाज में विश्वास करता है। किस शिक्षा दर्शन के अनुभव एवं प्रयोग, मतलब किस शिक्षा दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया है? तो है प्रयोजनवाद ने दिया। प्रयोजनवाद दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया है। प्रयोजनवादियों का मत है कि पहले क्रिया का प्रयोग किया जाता है, फलतः विचारों एवं सिद्धांतों का निर्माण होता है, इसलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। यह प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है। इसे फलवाद कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्य का मूल्य अंततः उसके परिणाम या फल से ही आंका जाता है। तो इस तरह से प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए डीएलएड से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, पूछा गया क्वेश्चन था। तो फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।